वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिद्धार्थ एडटेक ऐप के ऊपर। तो दोस्तों, आज से आपकी भारतीय राज व्यवस्था और संविधान की जो क्लासें हैं वो शुरू हो रही हैं। ये पहली ही क्लास है आपकी। इससे पहले आपका जो डिटेल सिलेबस है सिविल सर्विसेज का, उसके बारे में एनालिसिस आपके कोर्स में इससे पहले वाली क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ आपके टॉपिक के ऊपर मैंने बातचीत की है कि आप आईएएस हो तो उसमें क्या क्वेश्चन है। और ये जो आपकी सिविल सेवा वाली जो क्लासें रहेंगी, इसमें हम लोग आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन, पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन, चाहे आरएस हो या एमपीपीएससी हो, इन सब के क्वेश्चन यहाँ पे मैं डील करूँगा। तो दोस्तों, ये जो क्लासेस होंगी आपकी भारतीय राज व्यवस्था और संविधान की क्लास रहेंगी। इसमें डिटेल हम क्लास की भांति यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आप इकोनॉमी का मॉड्यूल कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से बाइलिंगुअल ये सेशन रहेगा इंडियन पॉलिटी का। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपनी इस क्लासेस की जानकारी दीजिएगा। अगर आपके दोस्त हो, ऐसा नहीं है कि आप प्रचार करने बैठ जाएं कि अपनी पढ़ाई छोड़ के, तो ऐसा भी नहीं करना। हाँ, एक इतना सा कर सकते हैं कि जहां आपको लगे कि भाई ये भी तैयारी कर रहे हैं तो बता सकते हैं, अदरवाइज आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, बस इतना सा सहयोग आपको करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मन लगा के पढ़िए आप लोग, ताकि इसको हम बेहतर तरीके से कर पाए। तो दोस्तों, आज जो हमारा भारतीय राज व्यवस्था का पहला टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक रहेगा कि भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो भारतीय संविधान का विकास है, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में देखो, हम लोग ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि भाई पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, राजव्यवस्था और राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं संविधान। उसके बाद में जो हमारा संविधान है, इसको बनाया था संविधान सभा ने। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर संविधान जब बनाया गया था तो इसके कुछ रीडिंग या वाचन किए गए थे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, वो क्या थे, उनका महत्व क्या है, तो उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आगे हम लोग जो देखेंगे, तो संविधान सभा के द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण काम किए गए, वो अन्य महत्वपूर्ण काम क्या क्या किए गए थे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अदर इंपोर्टेंट वर्क डन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप जानते हैं कि संविधान सभा हमारा संविधान का निर्माण तो कर ही रही थी, इसके साथ साथ वो भारत की संसद का भी काम कर रही थी। इसके साथ ही कई अन्य काम भी संविधान सभा ने किया है। तो उनका जैसे कब किया, डेट वगैरह के साथ हम लोग देखेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। फिर दोस्तों, संविधान सभा से संबंधित जो डाउट्स हैं और जो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, शंका समाधान, ये जो चीजें हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। उसके बाद में द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कौन कौन से देशों से हमने संविधान में क्या क्या प्रोविजन लिए हैं। लाइक हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया, साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया, हमने दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या लिया, हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अडॉप्ट किया, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, यूएसएसआर से हमने क्या अडॉप्ट किया। ठीक है, जर्मनी के संविधान हो, जापान के संविधान हो, हमने अनेक देशों के महत्वपूर्ण जो प्रावधान हैं उनको हमारे संविधान में अपनाया था। तो वो लिस्ट आउट हम कर लेंगे, चूंकि प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न आ जाता है मैच द फॉलोइंग करके, कि भाई इधर एक तरफ आपको दिया हुआ है कि ये प्रावधान है और दूसरी तरफ कंट्री के नाम है, और फिर बोल देगा कि कौन सा सुमेलित है या सुमेलित कीजिए या सही युग्म को चुनिए, या आजकल पूछ लेता है कितने युग्म सही हैं। तो ये आपको तब पता हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, और फिर ये टॉपिक आपका पहला टॉपिक पूरा होगा। ठीक है, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे जा चुके हैं।
चाहे वो आईएएस में पूछे हों, चाहे वो पीसीएस जैसे एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, इन सब में जो प्रश्न आपको पूछे हैं इनके ऊपर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो इस तरह से ये जो क्लास आपकी होगी बहुत महत्वपूर्ण होंगी और शानदार तरीके से इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी पॉलिटी में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप इजीली उनको कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की विधिवत रूप से। तो पहला हमारा ये क्लास है और आप लोग भी मजे से इसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एंजॉय करते हुए पढ़िएगा, चूंकि हम बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान जब हम पढ़ते हैं तो संविधान से पहले आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमारा संविधान ही है जिसके कारण आज हमारे देश के हर व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं। ये हमारा संविधान ही है दोस्तों जिसने प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की अनुभूति कराई है। तो संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और फिर आप जानते हैं कि संविधान को लेकर के इस बार चुनाव हुए तो भी काफी चीजें देखने को मिली थी आपको, संविधान बदल दिया जाएगा इस तरह की बातें हुई, नैरेटिव सेट किए गए। तो देखते हैं कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चुनौतियां थी। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक एंड पॉलिटिकल साइंस, राजव्यवस्था तथा राजनीति विज्ञान में अंतर क्या है। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, राजव्यवस्था तथा राजनीति विज्ञान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो होती है, इस पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इन पॉलिटिकल साइंस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर स्टडीड। तो राजनीति विज्ञान जो है ये थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है, इसमें थिंकर्स के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी राजनीति विज्ञान के बड़े बड़े थिंकर हुए हैं, मैकियावेली हो गए, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। या हमारे जो भारतीय जो राजनीति विज्ञान के थिंकर हैं, चाहे फिर कौटिल्य हो या BR अम्बेडकर सर हो, गांधी जी के कोई थ्योरीज हो, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान के जो मूल सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वेयर एज इन पॉलिटी दोज प्रिंसिपल आर यूज्ड पॉलिटिकली फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। यानी राजनीति विज्ञान में जिन सिद्धांतों का विकास हुआ है उन सिद्धांतों का दोस्तों किसी राष्ट्र के शासन की व्यवस्था के संचालन हेतु व्यावहारिक उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत की राजव्यवस्था है तो इसके भी कुछ सिद्धांत हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, याद आ रहा होगा आपके, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो सिद्धांत हैं, भाई संप्रभुता क्या होता है, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न कहाँ से हमने लिया, इसका मीनिंग क्या है, और भारत कैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये सिद्धांत हैं। और भारत की जो राजव्यवस्था के संचालन के लिए हम इसका व्यावहारिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी पॉलिटी होती है। तो पहली चीज जो हमारा इसमें आएगा वो क्या है कि राजव्यवस्था यानी कि पॉलिटी एवं राजनीति विज्ञान, जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, में अंतर। पहला हमारा टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो देखो मैंने आपको ये कहा कि एक है हमारा पॉलिटी और दूसरा जो है हमारा है पॉलिटिकल साइंस। तो आप हेडिंग दे दीजिए डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, राजव्यवस्था तथा राजनीतिक विज्ञान में अंतर। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहां पे दो चीजें हैं। एक जो है वो है
राज व्यवस्था, और दूसरा जो है वो है हमारा राजनीति विज्ञान। दूसरा क्या है अपना? राजनीति विज्ञान। ये हो गया अपना पॉलिटी, और ये हो गया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं? विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। मूल जो सिद्धांत होते हैं राजनीति विज्ञान के, यहां पे हम क्या करते हैं? राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है? तो while in political science the basic principles of political science are studied, या fundamental theories of political science studied in political science. फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि पॉलिटिकल साइंस जो होती है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। लाइक जैसे मैकियावेली ने क्या कहा है, राज्य का क्या सिद्धांत दिया है, ठीक है, और बाकी जितने भी जो राजनीति विज्ञान के थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत इसके बारे में दिया है। राजनीति विज्ञान के बारे में अरस्तु ने क्या कहा, फिर इसी तरह दोस्तों जैसे बी आर अम्बेडकर सर ने क्या कहा है, गांधी जी ने क्या कहा है, या अन्य जो विभिन्न सिद्धांत देने वाले जो थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या कहा। तो उन सिद्धांतों का जहां अध्ययन किया जाता है वो साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस है। Whereas in polity, those principles developed by political science thinkers, those principles are used practically for the governance of a nation. ठीक है? तो यहां जो हमने सिद्धांतों का अध्ययन किया है, इन सिद्धांतों का किसी देश के शासन व्यवस्था के संचालन हेतु व्यावहारिक उपयोग किया जाता है। तो पॉलिटी में क्या होता है? राजनीति विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों, राजनीति विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों यानी जो सिद्धांत इधर से आए हैं, इन सिद्धांतों का उपयोग किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन, राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु किया जाना क्या कहलाता है? पॉलिटी कहलाता है। ठीक है? यानी इसका व्यावहारिक उपयोग जब किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए किया जाए तो वो क्या बन जाता है? फिर पॉलिटी, राज व्यवस्था बन जाता है। ठीक है? तो अभी तक आपके इतना समझ में आना चाहिए कि वाइल वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस प्योर या बेसिक या फंडामेंटल थ्योरीज इन पॉलिटिकल साइंस, एंड in polity those principles are used practically for the governance of any nation। मतलब ये बताया मैंने कि राजनीति विज्ञान के अंदर तो क्या करते हैं? राजनीति विज्ञान के जो फंडामेंटल थ्योरीज है, मूल सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब राज व्यवस्था में क्या होता है? राज व्यवस्था में उन सिद्धांतों का किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए, किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु व्यावहारिक जब उनका उपयोग किया जाता है तो इसको कहते हैं हम पॉलिटी। क्या इतना क्लियर हो गया? अब देखो, राज व्यवस्था का जो संचालन होता है ना, वो राज व्यवस्था का संचालन कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार होता है। ठीक है? राज व्यवस्था का संचालन जो किया जाता है
वो कुछ नियमों के अनुसार होता है। पॉलिटी इज गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल्स, ठीक है। और हर देश के लिए ये रूल अलग हो सकते हैं। दीज रूल्स कैन बी डिफरेंट फॉर ईच नेशन, यानी ये जो राज व्यवस्था के संचालन हेतु कुछ विशिष्ट नियम होते हैं, ये नियम हर देश के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई लोकतांत्रिक राष्ट्र है या कोई राजतंत्रात्मक राष्ट्र है या कोई निरंकुश राष्ट्र है, तो वहां भी तो शासन संचालन के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ मूल नियम बनाए जाते हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो ऑटोक्रेटिक नेशन हो, उनमें भी कुछ नियम होते हैं और नियमों के अनुसार ही वहां पे शासन का संचालन होता है। इस हेतु प्रत्येक राष्ट्र में एक संविधान का निर्माण किया जाता है। ये जो नियम होते हैं शासन संचालन के लिए, इन शासन संचालन के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनको लिख लिया जाता है या परंपराएं बना ली जाती हैं। और ये जो संविधान होता है, इसी के शासन या इसी के नियमों के अनुसार वहां उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। क्लियर हुआ? तो मैंने कहा कि मे बी दीज रूल्स कैन बी डिफरेंट फॉर ईच नेशन, ठीक है, इवन फॉर डेमोक्रेटिक नेशन एंड मोनार्की और ऑटोक्रेटिक नेशन, some basic rules are made for the governance of country according to which the governance is run. For this, a constitution is made in every nation and governance is run according to this rules या these rules, ठीक है। तो मैंने आपको यह समझाया दोस्तों, अभी की राजनीति विज्ञान जो होती है, राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो पॉलिटी होती है ये इसका अप्लाइड पोर्शन है, प्रैक्टिकल यूज होता है। तो राजनीति विज्ञान के जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का उपयोग किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु किया जाए तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राज व्यवस्था कहते हैं। अब राज व्यवस्था चलाने के लिए जो ये सिद्धांत होते हैं, इनको रूल नियमबद्ध बना लिया जाता है और इनको जो नियमबद्ध हम करते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार फिर उस देश की शासन व्यवस्था चलेगी। और जो नियमों का आपने संकलन किया है, जो नियमों का समूह बनाया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संविधान कहते हैं, ठीक है। तो यहां कंक्लूजन क्या हो गया? यहां कंक्लूजन ये हुआ कि भाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन या बाई लॉज अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट इज रन, यानी ये जो किसी देश की पॉलिटी या गवर्नेंस का हम संचालन करते हैं, तो इन संचालन के जो रूल्स होते हैं उसको हम संविधान कहते हैं। तो संविधान एक्चुअली क्या है? संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश का शासन संचालित होता है। और यह ही देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो अभी हम संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बेसिक बात किए कि भाई राजनीति विज्ञान क्या होती है और राज व्यवस्था क्या होती है। तो ये आपने लिखा कि भाई राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांतों का राजनीति विज्ञान में हम मूल सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान के इन सिद्धांतों का उपयोग किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि देखो, देश कोई भी हो लेकिन उसके नियम अलग अलग हो सकते हैं। ये जो पॉलिटी के नियम होते हैं, रूल होते हैं, यानी राज व्यवस्था के नियम अलग अलग देश के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक कोई देश है वो डेमोक्रेटिक है, यानी मान लीजिए कोई देश है वो लोकतांत्रिक है, तो उसके रूल रेगुलेशन जो भी होंगे वो अलग हो सकते हैं। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनके नियम अलग हो सकते हैं, लोकतांत्रिक जो देश है उसके नियम अलग हो सकते हैं।
और अगर कहीं पे मान लीजिए जैसे राजतंत्र है, यदि कहीं पे क्या है, राजतंत्र है, तो राजतंत्र में नियम अलग हो सकते हैं, मोनार्की में रूल रेगुलेशन अलग हो सकते हैं। तो राजतंत्रात्मक देश है तो उसके रूल्स अलग होंगे। और यदि मान लीजिए कोई एकदम ही डिक्टेटर स्टेट है, निरंकुश राष्ट्र है, तो उसके नियम दोस्तों अलग हो सकते हैं। ऑटोक्रेटिक जो होते हैं निरंकुश, उनके रूल अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो रूल्स हैं व्यवस्था को चलाने के, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो ऑटोक्रेटिक नेशन हो, निरंकुश देश हो, हर देश की शासन संचालन के लिए कुछ मूल नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार क्या चलता है, उस देश की गवर्नेंस चलती है, उस देश का शासन चलता है। तो इनके नियम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सब के अपने मूल नियम होते हैं। और ये जो मूल नियम होते हैं, इन्हीं मूल नियमों को क्या बोलते हैं, संविधान कहा जाता है। क्या कहते हैं, संविधान कहा जाता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा हर पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उनका भी अपना संविधान होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर देश, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो ऑटोक्रेटिक नेशन हो, हर देश के अपने रूल्स होते हैं और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग फिर उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। इसलिए हर राष्ट्र क्या करता है, संविधान का निर्माण करता है। तो अब हमें ये पढ़ना होगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये संविधान जो होता है, ये संविधान क्या होता है, किसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो संविधान की अगर बेसिक परिभाषा की हम बात करें तो देखो संविधान का मतलब क्या हो गया। अगर हम संविधान की बेसिक बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या होता है, संविधान नियमों, रूल्स, उपनियमों, बाइलॉज, लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। पहली बात क्या है कि संविधान क्या है, तो संविधान नियमों उपनियमों का एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन या बाइलॉज अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट इज रन, जिसके अनुसार सरकारों का संचालन होता है, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार सरकारों का संचालन होता है, जिसके अनुसार सरकारों का संचालन होता है। ठीक है, तो ये संविधान की एक बेसिक सी परिभाषा मैंने यहां बताई। आगे हालांकि हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे क्या संविधान होता है। आपसे देखो मेरी ये गुजारिश होती है कि भाई आप जब भी कोर्स लें तो 5 क्लास यहाँ पे निःशुल्क हैं और इन 5 क्लास को आप देखिए, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए। यदि आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो आप इस कोर्स को पहले खरीद सकते हैं, और यदि आपको लगे कि हाँ हम एक बार देखेंगे कि सर पॉलिटी कैसा पढ़ाते हैं, तो आप दोस्तों एक बार मेरी 5 जो ये डेमो क्लास होंगी आप उनको देखिए, जज कीजिए और उसके बाद परचेज कीजिए। यदि आपको लगे कि हाँ यहाँ पढ़ने से बढ़िया काम हो जाएगा, तो आप ज्यादा फीस भरने की बजाय यहाँ मात्र 500 रुपए में ये कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ईच सब्जेक्ट आपको लगभग 499 रुपए में मिल रहा है। तो इस तरह से एक अफोर्डेबल फीस के अंदर होगा और पूरा आप एकदम डेमो लेकर के अच्छे से सोच समझ के फिर कोर्स परचेज कीजिएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहां समझाया कि देखो एक होता है राजनीति विज्ञान, एक होता है राज व्यवस्था, एक होता है पॉलिटिकल साइंस, दूसरा होता है पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस में हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जो मूल सिद्धांत हैं। राज्य क्या होता है,
नियम क्या होते हैं, विधि क्या होती है, मूल अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, और फिर संप्रभुता क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये जो मोनार्की है वो क्या होती है, ऑटोक्रेटिक रूल क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में। और किसी देश का शासन संचालन जब इन नियमों के अनुसार होने लगे, ठीक है, इन सिद्धांतों के अनुसार होने लगे, तो उसको हम कहते हैं राज व्यवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, राज व्यवस्था। अब चाहे वो कोई भी देश हो, उस देश में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ आमूल नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो आपका मोनार्की हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, रूल्स होंगे। इन्हीं रूल्स का जो सेट होता है उसको हम कहते हैं संविधान। अब ये संविधान क्या होता है, तो संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली कुछ नियम, कुछ उपनियम होते हैं, और इन्हीं के अनुसार किसी देश का शासन जो होता है, सरकारों का संचालन इसके माध्यम से किया जाता है। एक तरह से यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारण करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी संविधान ही किसी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका मूल ढांचा निर्धारित करता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ हम कैसे देश हैं, गणतंत्रात्मक हैं, लोकतंत्रात्मक हैं, सेकुलर देश हैं, समाजवादी देश हैं, ठीक है, और संप्रभु देश हैं, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये कहाँ लिखा हुआ, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो संविधान डिफाइन कर देगा ना वहां पे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि भाई वो डेमोक्रेसी है, डिक्टेटर है, मोनार्की है, ठीक है, वो धार्मिक देश है या पंथ निरपेक्ष देश है, ये सब संविधान में पता चल जाता है हमें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो संविधान होता है ये किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, ठीक है। अब संविधान से तात्पर्य क्या है, तो देखो ये संविधान क्या है, तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। तो देखो इसकी बात करते हैं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान जो होता है ये किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। पहली चीज क्या है कि ये जो संविधान होता है ये किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। इसकी पहली बात आपको क्या समझना है यहाँ पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री। क्या है ये, सर्वोच्च मौलिक विधि है किसी भी देश का, यानी इससे बड़ा फिर वहां कोई कानून नहीं है। जैसे भारत में सबसे बड़ा कानून क्या है, तो भारत में सबसे बड़ा कानून है संविधान, ठीक है। बाकी जो कानून जैसे अभी बने 3 नए कानून, ठीक है, वो भी क्या है, वो इसी संविधान के एक तरह से अधीन है। सबसे बड़ा कानून क्या है, वो है संविधान। तो किसी भी देश का जो सर्वोच्च मौलिक विधि होती है वो कहलाता है संविधान। अब इसका मतलब क्या है, सर्वोच्च मौलिक विधि होता है, इसका क्या मीनिंग है, तो सर्वोच्च मौलिक विधि का मतलब यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च मौलिक विधि का मतलब यहाँ पे जो दोस्तों हैं वो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम फंडामेंटल लॉ है उसका मीनिंग क्या है, इट इज बेसिक लॉ ऑफ अ कंट्री, यानी ये किसी देश का आधारभूत कानून है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह किसी देश का आधारभूत कानून होता है, यह किसी देश का आधारभूत कानून होता है, यह किसी देश का आधारभूत कानून होता है, ठीक है। इट इज द बेसिक लॉ ऑफ अ कंट्री। अब बेसिक लॉ ऑफ कंट्री का मतलब क्या हुआ कि देश के अन्य जितने भी कानून हैं,
अन्य जितने भी कानून हैं, संस्थाएं हैं, विधियां हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें भी इसकी झलक मिलती है। ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स अदर लॉज, इंस्टीट्यूशंस या कस्टम्स या ट्रेडिशंस एटसेट्रा ऑफ द कंट्री। तो संविधान जो है, संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक विधि होता है, अर्थात ये किसी देश का आधारभूत कानून होता है। और हमारे देश में जितनी भी अन्य जो कानून है, ठीक है, इसकी अगली बात क्या आएगी, तो अगली आ जाएगी देश के अन्य कानून, देश के अदर लॉज, अन्य जितने भी कानून हैं, जैसे होता है ना पहले अपने चलता है सीआरपीसी, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस वगैरह, ये जितने भी जो कानून हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसी के मतलब अनुरूप होते हैं, उनमें भी इसकी झलक मिलेगी, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देश के अन्य कानून या जितनी भी संस्थाएं हैं, क्या अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, जितनी भी संस्थाएं हैं या अन्य जितनी विधियां होती हैं, अन्य जितनी भी विधियां होती हैं, संस्थाएं या जो विधि होती हैं, ठीक है, अन्य जितनी भी विधियां हमारे देश की हैं, या फिर जो कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, ठीक है, प्रथाएं जितनी भी हैं, ठीक है, अन्य जितनी भी प्रथाएं हैं या परंपराएं जो हमने डेवलप कर ली है, वो सब परंपराएं, ठीक है, तो जितनी भी जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, इनमें भी संविधान इत्यादि में संविधान की झलक मिलती है, संविधान की झलक मिलती है, मतलब इससे बियॉन्ड जाके वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश का बेसिक कानून होता है, सुप्रीम फंडामेंटल कानून होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स अदर लॉज या इंस्टीट्यूशंस या कस्टम्स या ट्रेडिशंस डेट ऑफ एटसेट्रा ऑफ एनी कंट्री। या हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो हमारे देश के अंदर जो प्रमुख संस्थाएं हैं, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई या फिर विधायिका हो गई, ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये भी संविधान के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं। ठीक है, द मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमने संसद बनाया तो संविधान में उसका वर्णन है, हमने कार्यपालिका बनाया, संविधान में उसका वर्णन है, हमने न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये बनाया, सेशन कोर्ट वगैरह, उसका संविधान में वर्णन है, हमने यूपीएससी बनाया, आरपीएससी बनाया, एमपीपीएससी बनाया, यूपीपीएससी बनाया, उसका संविधान में प्रोविजन है, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन और जो भारत का निर्वाचन आयोग बनाया वो भी संवैधानिक है। तो जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं इनका निर्माण भी किससे होता है, संविधान के अनुसार होता है। ठीक है, तो देश की जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, देश की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना भी संविधान के अनुसार होती है, संविधान के अनुसार होती है। जैसे संसद यानी विधायिका, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव तथा न्यायपालिका जुडिशरी इत्यादि। अन्य जितनी भी जो संवैधानिक प्रमुख संस्थाएं हैं, ये जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, ये सारी की सारी संस्थाएं भी संविधान के तहत ही बनाई गई है, संविधान के अनुसार ही इन संस्थाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है, ऑल्सो द मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज लेजिस्लेचर लाइक ओवर पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है,
इसके अलावा जो ये जितनी भी संस्थाएं होती हैं, तो इन संस्थाओं की स्थापना के जो प्रावधान हैं वो कहाँ पे होते हैं? संविधान में होते हैं। और इसके जो अधिकार क्या होंगे, इसकी शक्तियां क्या होंगी, ये भी संविधान में एकदम स्पष्ट लिख दिया जाता है कि संसद के क्या अधिकार और शक्तियां, कार्यपालिका के क्या अधिकार और शक्तियां हैं, ठीक है, फिर न्यायपालिका के क्या अधिकार और शक्तियां हैं, ये सब भी इसमें स्पष्ट कर दिया जाता है, एकदम लिख दिया जाता है कि भाई शक्तियों का विभाजन होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो जैसे हमारे संविधान के अंदर लिख दिया गया है अनुसूची 7 के अंदर, संघ सूची के अंदर कि भाई केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं, राज्य सूची राज्यों के क्या अधिकार हैं, समवर्ती सूची दोनों के लिए कानून बना सकते हैं। इसी तरह संविधान के अंदर है कि भाई जो संसद है वो कानून बनाएगा, उनको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव करेगा और उनकी व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी करेगी। तो स्पष्ट प्रोविजन है। तो शक्तियों का बंटवारा भी संविधान ही करता है। इस प्रकार दोस्तों ये जो हमारा संविधान होता है ये सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश का। क्या है? ये हाईएस्ट लॉ है, सुप्रीम लॉ है। और अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके लिए संविधान एक फाउंडेशन का काम करता है। ठीक है, भारत में भी राज व्यवस्था हमारे संविधान के अनुसार ही संचालित होती है। तो इतना आपके एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि संविधान क्या है। यह किसी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है और यह किसी देश का आधारभूत कानून होता है। देश के अन्य जितने भी कानून, संस्थान, विधियां, प्रथाएं, परंपराएं इत्यादि होती हैं वो उनमें भी संविधान की झलक मिलती है। और देश की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना संविधान के अनुसार होती है, जैसे संसद हो गया, विधायिका, या फिर एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका, या फिर हमारा जुडिशरी हो गया। तो इनकी स्थापना संविधान के प्रावधान के अनुसार होता है। इसके अधिकार क्या होंगे, इसकी शक्तियां क्या होंगी, इनका भी स्पष्ट जो वर्णन है वो संविधान में कर दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों संविधान जो है ये सबसे ऊंचे दर्जे का अर्थात सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश में, तथा अन्य जितनी भी जो व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं के लिए ये एक फाउंडेशन का काम करता है। जैसे भारत की राज व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। क्लियर हो गया सभी के? अब एक बार जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एक बार इसको देख लो, क्या मैंने समझाया। कॉन्स्टिट्यूशन, तो द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, इट इज द बेसिक लॉ ऑफ अ कंट्री। ये किसी देश का क्या है? बेसिक लॉ है, आधारभूत कानून होता है। ठीक है, which reflects other laws, institutions, customs, traditions, etc. of a country. ठीक है, which reflects other laws and institutions, फिर customs and जितनी भी हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, ये सारी भी किसी देश की जो है ये रिफ्लेक्ट कहाँ होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री, देश की जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, मेजर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक और पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दे आर एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर राइट्स एंड पावर आर clearly divided by the Indian Constitution. Thus, the Constitution is the highest law that is supreme law, यानी इससे highest कोई कानून नहीं है। And it act as a foundation for all other systems. In India, also the political system is run according to our Constitution. इतना तुम्हें याद होना चाहिए कि भैया संविधान है क्या। तो संविधान का अर्थ समझ में आ गया। देखो मैंने दो चीजें इसमें आपको बताई। पहली बात तो कि भाई संविधान क्या है। संविधान नियमों, उपनियमों का एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकारों का संचालन होता है। एक बात तो मैंने आपको यह समझाया कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट्स। रिटन डॉक्यूमेंट और अनरिटन, अनरिटन मतलब लाइक ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब अनरिटन मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं लिखा जाता है, कुछ उसके मेन प्रोविजन लिखते हैं, बाकी परंपराएं बन जाती हैं। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन डॉक्यूमेंट और अनरिटन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बाय लॉज, अकॉर्डिंग टू विच
एनी कंट्रीज गवर्नमेंट इज रन। ठीक है, दूसरा मैंने आपको समझाया कि भाई ये क्या है, तो ये किसी देश का सुप्रीम कानून होता है, मौलिक कानून होता है और देश का आधारभूत कानून होता है, इससे बड़ा कोई कानून नहीं होता है। संविधान जो है इसी के अनुसार अन्य जितने भी कानून, संस्था, विधि, प्रथाएं, परंपराएं, ये इसमें झलक मिलती है। यानी हमारा जो जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट बना है, ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें भी संविधान की झलक है। या जो भारतीय दंड संहिता है उसमें भी हमारे संविधान की झलक है कि संविधान क्या कहता है। क्योंकि आप देखो, जब भी हमारी जुडिशरी के जो जज हैं वो जब कानूनों की व्याख्या करते हैं, तो कानूनों की व्याख्या करते समय यदि उन्हें किसी भी तरह का डाउट है या उनके मन में कोई प्रश्न आ गया, तो ऐसे में वो ये देखते हैं कि आखिर संविधान क्या सोचता है, संविधान ने क्या निर्देश दिए हैं और संविधान की यहाँ क्या अपेक्षा है, इसको ध्यान में रख करके ही वो कानूनों की व्याख्या करते हैं। तो संविधान एक तरह से हमारे देश के लिए ध्रुव तारा है। क्या है? ध्रुव तारा है। ये एक तरह से पूरे देश की संस्थाओं को प्रकाशित करता है कि भाई तुम्हारी क्या तो शक्तियां हैं, क्या पावर है, तुम्हें क्या करना है। और संविधान में सारी चीजें लिख दी जाती है ताकि हमारे देश की शासन व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित हो सके और किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो सके। इतना एकदम क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान सभा है, हमारा जो संविधान सभा है जिसने इस संविधान को बनाया, उसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो अगली आप लोग इसमें लिखिए, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंपोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों इसके जितने भी नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, आपकी क्लास होते ही ऐप के ऊपर आपको मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं। चीजें लिखने की बजाय तुम्हें समझने पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी नोट्स तो तुम्हें एज इट इज मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स खूब मिल जाएंगे, बुक्स भी बहुत हैं मार्केट में, तो उन पे नहीं जाना है। जो चीजें यहाँ समझा रहा हूं ना, देखो उनको ध्यान देना है। भाई अभी तक आपने दो चीजें समझी, पहली चीज पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में अंतर। तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको बताया कि भाई इसके तहत हम राजनीति विज्ञान के थ्योरीज का स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर पॉलिटी मतलब इन राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी किसी देश की शासन व्यवस्था इन सिद्धांतों से कैसे चलती है, वो हमारा हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच। उसके बाद में मैंने बताया कि भाई संविधान क्या है, तो संविधान नियमों, उपनियमों आदि का एक लिखित दस्तावेज हो सकता है, ठीक है। और यह किसी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है या किसी देश का आधारभूत कानून होता है, या इससे बड़ा उस देश में कोई कानून नहीं होता है। और देश के अन्य जितने भी कानून, संस्थाएं, प्रथा, परंपराएं होती है उनमें भी संविधान की झलक मिलती है। और देश की जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं वो भी संविधान के अनुरूप ही चलती हैं। संविधान में ही लिख दिया जाता है कि इनकी शक्तियां क्या हैं, इनका गठन कैसे होगा, कौन इसके मेंबर बनेंगे, इनकी शक्तियां क्या हैं, ओवरलैपिंग ना हो इसका भी स्पष्ट प्रोविजन वहां पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी हमने बात की। अब ये इतना पावरफुल चीज है, इतना महत्वपूर्ण कानून है, तो बनाओ इसको बनाया कैसे, हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। चूंकि हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक हमारा यही था, भारतीय संविधान, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण। तो भारतीय संविधान का निर्माण किया था दोस्तों संविधान सभा ने। अब इस संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। अब देखो इसमें हमें क्या क्या देखना है। तो पहली चीज ये देखना कि हमारी संविधान सभा बनी 1946 में।
क्या उससे पहले ये डायरेक्ट बन गई या इससे पहले भी कुछ ऐसा कोई प्रयास किया गया संविधान निर्माण के लिए? तो देखो, इन 1985 बाल गंगाधर तिलक फर्स्टली प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन स्वराज बिल। आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों 1885 में, कब? तो 1985 में 1885 में, है ना, 1985 नहीं, 1885 में, ठीक है, पहली बार, सॉरी इसमें मैं सुधार करना चाहूंगा, 1895 में, है ना, नोट 85। तो 1895 में 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा का विचार रखा। तो पहली चीज आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, लाल बाल पाल जानते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक, किसमें, यह भी ध्यान रखना है, कौन से विधेयक में? तो स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग रखी थी। संविधान सभा की मांग रखी थी। तो पहला फैक्ट आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि इन 1895 बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन विच बिल, स्वराज बिल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लिख ले फटाफट। इन 1895, इन 1895 बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन स्वराज बिल, इन स्वराज बिल। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग किसने की थी, या संविधान सभा का जो विचार था, वो संविधान सभा का विचार दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, याद रह जाएगा। और कब दिया था? 1895 में, 1895 में। और बिल कौन सा रखा था? स्वराज बिल। उसके बाद में दूसरा जो इसके लिए संविधान सभा के लिए प्रयास किया, तो दोस्तों वो किया था महात्मा गांधी जी ने। दूसरा जो बड़ा प्रयास किया, वो किसने किया? 1922 में, 1922 में, 1922 में महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने कब किया? तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में पहली बार भारत की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जो भाग्य है उसके बारे में कहा कि इसको भारतीय ही बनाएंगे। इन 1922 महात्मा गांधी हैड डिमांडेड दैट इंडियंस themselves will make the political destiny of India, and political destiny is what? Constitution। तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि भारतीय नागरिक स्वयं अपना राजनीतिक भाग्य, पॉलिटिकल डेस्टिनी, राजनीतिक भाग्य मतलब संविधान बनाएंगे। तो ये किसने कहा था?
महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने 1922 में ये कहा कि भारतीय नागरिक अपना भारत का जो राजनीतिक भाग्य है, भारत का राजनीतिक भाग्य यानी संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखे इन 1922 महात्मा गांधी, इन 1922 महात्मा गांधी had demanded had had demanded that had demanded that Indians themselves Indians Indians themselves will make the political destiny will make the political destiny in bracket constitution of India, constitution of India, political destiny in bracket constitution bracket clause of India। ठीक है, तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने ये मांग रखी कि भाई देखो, जो भी कुछ रहे, भारत का राजनीतिक भाग्य यानी संविधान तो भारतीय ही बनाएंगे, ये तुम नहीं बना के दोगे हमें, हम अपनी जरूरत के अनुसार इसको बना लेंगे। तो ये डिमांड गांधी जी ने रखी 1922 में। तो पहली बार 1895 में स्वराज बिल के तहत बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार रखा, आइडिया दिया। गांधी जी ने 1922 में ये मांग की कि भैया संविधान तो भारतीय नागरिक स्वयं ही बनाएंगे। ठीक है, अब 1934 में एक विचारक आपने पढ़े होंगे, मार्क्सिस्ट विचारक मानवेंद्र रॉय, एम एन रॉय बोलते हैं शॉर्ट में, उन्होंने पहली बार ये आइडिया दिया कि एक क्या बनाना चाहिए, संविधान सभा बनानी चाहिए। ठीक है, संविधान सभा बनानी चाहिए। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा था, तो ध्यान रखना एम एन रॉय ने। अब आप कहोगे सर यहां भी तो आपने लिखा है, तो यहां इन्होंने मांग की थी, गठन का आइडिया नहीं रखा। अगर वहां पे ऐसे हो कि पहली बार संविधान सभा की संविधान सभा का विचार किसने दिया, तो संविधान सभा जो है इसका विचार किसने रखा था, तो संविधान सभा का विचार रखा था किसने, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का विचार रखा ना। यहां मैंने मांग लिख दिया, इसको सुधारना दोस्तों, है ना, एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब इन्होंने जस्ट आइडिया दिया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा का विचार रखा। ठीक है, लेकिन डिमांड किसने की, तो डिमांड की 1934 में एम एन रॉय ने। ठीक है, तो एम एन रॉय ने पहली बार एम एन रॉय ने पहली बार 1934 में 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार औपचारिक तौर पर औपचारिक तौर पर संविधान सभा संविधान सभा के गठन की मांग रखी। ठीक है, तो अब देखो तीन फैक्ट आपको ध्यान में हो जाना चाहिए। पहली बात कि 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा का विचार दिया। ठीक है, इन 1895 बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन स्वराज बिल। इन 1922 महात्मा गांधी had demanded the Indians that Indians themselves will make the political destiny of India, यानी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। और in 1934 एम एन रॉय formally proposed the idea of
फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिख लो। 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार औपचारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। इन 1934 एम एन रॉय formally proposed the idea of forming a constituent assembly for the first time, ठीक है। अब दोस्तों 1935 में पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करता था, उस जमाने वाला, अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पर हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता का जो संग्राम का नेतृत्व कर रहा था, उस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। तो इन 1935 फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यद्यपि इससे बहुत पहले इसका विचार आ चुका था 1895 में स्वराज विधेयक में। गांधी जी ने 1922 में डिमांड की थी कि संविधान भारतीय बनाएंगे, और 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार औपचारिक तौर पर संविधान सभा के गठन के ऊपर विचार रखा था। इन सब के बीच में 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी, ठीक है। तो 1935 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग रखी, ठीक है। पहली बार कब मांग की थी? गठन की मांग की थी, या मांग रखी थी? ठीक है, मांग की थी। ठीक है, तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इन 1935 फॉर द फर्स्ट टाइम, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संविधान सभा के गठन के बारे में काफी महत्वपूर्ण विचार रखा था, ठीक है। तो 1900, ये तो याद हो गए ना 4 फैक्ट आपके। पहली बात मैंने आपको लिखवाया 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान सभा का विचार दिया। 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि भारतीय नागरिक स्वयं अपना राजनीतिक भाग्य बनाएंगे, मतलब संविधान बनाएंगे। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहली बार औपचारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी, और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इससे पहले कांग्रेस ने इसकी कोई डिमांड नहीं की। पहली बार कब की थी? 1935 में, 1934 में। अब 1938 आ जाता है। 1938 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग करते हुए ये स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। द कांग्रेस सपोर्ट अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। कैसा राज्य चाहिए हमें? स्वतंत्र होना चाहिए, दूसरा लोकतंत्रात्मक राज्य होना चाहिए। और कांग्रेस ने यह प्रस्ताव किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर, एडल्ट सफ्रेज के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य हों, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने कांग्रेस का विचार रखा 1938 में,
और संविधान सभा की स्पष्ट मांग करते हुए उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस क्या सोच रही है? द कांग्रेस सपोर्ट अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। एक बात तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस चाहती है कि स्वतंत्र देश हो और वो डेमोक्रेटिक देश हो। दूसरा उन्होंने कहा इट प्रपोज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया शुड बी फ्रेम्ड विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेयर। भैया अमेरिका का इसमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए, ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं चाहिए, रशियन हस्तक्षेप नहीं चाहिए, ये फ्री होना चाहिए, एक्सटर्नल इंटरफेयर नहीं चाहिए। तो आ, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया शुड बी फ्रेम्ड विदाउट एक्सटर्नल इंटरफियरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज। ये उन्होंने कहा। तो कब कहा? 1938 में। तो पांचवा फिर आपको ध्यान में होना चाहिए, पांचवा इसके संबंध में जो फैक्ट है, ठीक है, चार तो हमने लिख लिया, इसी में फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप लोग आगे इस तरह से इसको बना लेना। तो ये हो गया पांचवा फैक्ट, ठीक है। तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा। अब क्या कहा इन्होंने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। पहली बात तो ये कहा। तो इन्होंने जो बातें कही, पांचवे का ही पॉइंट आप लोग नीचे इसको कर लेना। तो मैं इधर लिख रहा हूं इसको, ठीक है। आप लोग यहां पे ऐसे बना लेना, एक दो तीन इसके जो बिंदु आ रहे हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं। तो पहला उन्होंने क्या कहा? पहला इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस जो है, पांचवे का पहला, कांग्रेस कैसे भारत का समर्थन करती है? स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक भारत का समर्थन करती है। पहली बात तो ये कही कि कांग्रेस स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक भारत का समर्थन करती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो फटाफट। इन 1938, इन 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू क्लियरली स्टेट दैट, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्लियरली स्टेट दैट, स्टेट द डिमांड, state the demand for a constituent assembly and said, पहला इसमें आप दीजिए फर्स्ट, आपने ये लिखा ना कांग्रेस स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक भारत का समर्थन करती है। द कांग्रेस सपोर्ट अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, द कांग्रेस सपोर्ट अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, द कांग्रेस support, the congress supports a free and democratic state, the congress supports a free and democratic state, ठीक है। फिर दूसरा बात इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माण में किसी का भी बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने, कांग्रेस ने?
कि भारत का जो संविधान निर्माण होगा इसमें किसी भी बाहरी का कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड लिखिए, it proposed that the constitution of free India, the constitution of free India should be framed without external interference, without external interference, विदाउट एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। यानी भैया हम इसमें दूसरे किसी की जो हिमाकत है, दूसरे का हस्तक्षेप है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी बात इसमें कही गई कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। तीसरी बात कहा, संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। ठीक है, संविधान का निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा। ठीक, तो तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया will make by a constituent assembly कि भैया इसका निर्माण कौन करेगी? एक संविधान सभा करेगी। और चौथी बात उनके स्टेटमेंट की क्या आई कि ये जो संविधान सभा होगी ना, इस संविधान सभा का निर्वाचन कौन करेगा? संविधान सभा का निर्वाचन कौन करेगा? तो कहा कि ये जो संविधान सभा है इसका निर्वाचन होगा। संविधान सभा का क्या होगा? निर्वाचन होगा। और संविधान सभा का निर्वाचन करेगा कौन? तो चौथी बिंदु उन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्माण होगा वयस्क मताधिकार, वयस्क मतदान के आधार पर। यानी संविधान सभा वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित होगी। और देखो आगे जाके ऐसा ही हुआ था पूरा। ठीक है, बाई अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and constituent assembly elected on the basis of adult suffrage। तो चौथा पॉइंट लिख लीजिए, and constituent assembly elected on the basis of adult suffrage, adult suffrage। ठीक है, वयस्क मतदान का मतलब क्या हो गया? तो वयस्क मतदान मतलब एडल्ट सफरेज। ठीक है, वयस्क मतदान कि भैया जिनको वोट डालने का जो उम्र था उस समय, ठीक है, उसके आधार पर जो चुनकर आएंगे वो लोग इसमें मतदान करेंगे। तो 5 बिंदु अब आपको समझ में आना चाहिए संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला कि सबसे पहले इसका विचार आइडिया किसने दिया? तो स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया 1895 में। गांधी जी ने क्या कहा कि भारत का संविधान भारतीय नागरिक स्वयं बनाएंगे। एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक तौर पर फॉर्मली संविधान सभा के गठन की मांग रखी और 1935 में इन 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। तो कांग्रेस ने कब की? पहली बार 1935 में। और इसके बाद में 5वां बिंदु मैंने आपको लिखवाया कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग स्पष्ट रूप से रखते हुए क्या कहा कि भैया देखो, पहली बात कांग्रेस किसको सपोर्ट करती है? फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री को। कैसे देश चाहते हैं हम स्वतंत्र देश चाहते हैं और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करते हैं। दूसरा क्या प्रपोज किया कि भैया भारत का जो संविधान बनेगा ना, उसमें हम बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी बात इसमें कही
कि संविधान का निर्माण कौन करेंगे? संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान का निर्माण कौन करेगा? तो संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण होगा। और संविधान सभा जो है वो कैसे बनेगी? तो उसका इलेक्शन होगा। और इलेक्शन कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पे, वयस्क मताधिकार के आधार पे उसका निर्माण होगा। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनके तो जू ही नहीं रेंगती थी, वो सुनते थे और बातों को ऐसे ही भुला देते थे। लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने जब इतनी डिमांड आई, तो पहली बार अंग्रेजों ने 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें उन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। लेकिन इसमें भी संविधान सभा शब्द था उसका प्रयोग नहीं किया। बहुत चालाक तो थे ही ब्रिटिशर्स। तो द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन the August proposal of 1940. However, the word constituent assembly was not used in this proposal. ठीक है, तो देखो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जब ये इतना हमारे देश में चल रहा था तो 1944 में आप जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव आया था। उस अगस्त प्रस्ताव में 1940 में ब्रिटिशर्स ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। तो नोट देके लिखिए, नोट, और इसमें लिखिए नोट, और लिखिए अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। जो कांग्रेस की डिमांड थी उसको इन्होंने कब स्वीकार की? तो अगस्त प्रस्ताव में 1940 में संविधान सभा जो है उसकी डिमांड को स्वीकार किया। ठीक है, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अगस्त प्रपोजल ऑफ 1940। लिख लीजिए, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर a constituent assembly for the first time in August proposal of 1940। फिर पैरा चेंज करके लिखें, हालांकि इसमें संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, however in it the constituent assembly word was not used। हालांकि इसमें संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, उन्होंने बोल तो दिया कि ठीक है भाई, हम आपकी ये बात को स्वीकार करते हैं, किंतु दोस्तों इसमें संविधान सभा जैसा कोई शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो यहां तक आपके याद हो जाना चाहिए कि 1895 में पहली बार हमारे देश में संविधान सभा का विचार स्वराज प्रस्ताव में बाल गंगाधर तिलक ने दिया। 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि संविधान सभा बनेगी, लेकिन संविधान कौन बनाएंगे? उन्होंने कहा संविधान भारतीय नागरिक बनाएंगे। और फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक तौर पर संविधान सभा की डिमांड रखी थी। पहली बार कांग्रेस ने कब इस डिमांड को रखा? तो 1935 में। और 1938 में, यानी इसके 3 वर्ष बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा
संविधान सभा की मांग करते हुए कि भाई देखो 4 चीजें हम मांग कर रहे हैं कि संविधान सभा तो बने ही। पहली बात, हम चाहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक देश हो, और इसका जब संविधान बने तो उस संविधान में बनाने में किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हम स्वीकार नहीं करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो इसका निर्माण करेगी, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडल्ट सफ्रेज वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनी जाएगी। इन डिमांडों के बाद में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात को कब माना? 1940 में, जब अगस्त प्रस्ताव आया। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अगस्त प्रपोजल ऑफ 1940। हाउएवर द वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट यूज्ड इन इट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जो आप जानते हैं कि हमारा संविधान है, तो संविधान के निर्माण की जो पृष्ठभूमि अगर हम बात करें तो संविधान सभा का जो निर्माण है वो आप जानते हैं संविधान सभा के द्वारा किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया, और इसकी स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आया उसके तहत। और इस संविधान सभा में प्रारंभ में निर्माण करने में टोटल 389 मेंबर थे जो चुने गए थे मताधिकार के आधार पे, और कुछ को आप जानते हैं कि 93 लोगों को जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने भेजा था, मतलब उनकी ओर से वो शामिल हुए थे। तो दोस्तों कल की जो हमारी अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि। चूंकि आज पहली ही क्लास थी और पहली क्लास में हम लोगों ने इतना यहाँ पे जाना कि भाई हमारा राजनीति विज्ञान क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, राज व्यवस्था पॉलिटी क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान के निर्माण के बारे में हमारे देश में क्या प्रोविजन रहे हैं, और संविधान जो होता है इसके निर्माण करने वाली जो संस्था है संविधान सभा, उसके संबंध में क्या क्या फैक्ट हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया। कल हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा के बारे में बात करेंगे, संविधान सभा की जो समितियां थी उनके बारे में बात करेंगे, और आगे इस तरह से हमारा टॉपिक बढ़ेगा। तो आज का पहला क्लास आशा करता हूं सबको अच्छा लगा होगा। आप इसके नोट्स भी बना लीजिए, और सिद्धार्थ एडुटेक के ऐप के ऊपर आपको जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है वहां पे ये मिलेगा, वहां पे आप इसको 5 क्लास को निःशुल्क देख सकते हैं। नोट्स भी जो है वो भी आपको पैनल पीपीटी और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, सी यू टुमारो।